नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज भारत के दो महान विभूति का जन्म जयंती है। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दूसरे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों के जन्म जयंती के अवसर पर दोनों महापुरुषों को मैं सादर नमन करता हूं। लेकिन आज का चर्चा मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में होगा। गांधी जी का जयंती विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी के शख्सियत का यह पहला चिन्ह है। विश्व में संभवतः कोई ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं होगा, नेता नहीं होगा जिसके नाम पर, जिनके जन्म जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किया जाता। इस कार्यक्रम का आगाज हम राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियों से करना चाहूंगा। बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले, डगमग होते हो पांव अगर, तो पकड़ प्रेम का तार चले। अब अंतिम समय में दिनकर ने कहा, तू चला लोग कुछ चौंक पड़े, तूफान उठा या आंधी है, ईसा की बोली रूह अरे यह बेचारा गांधी है। इन शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम का मैं आगाज करना चाहूंगा। कई लोग आज गांधी जी के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन दुनिया में कोई दूसरा गांधी नहीं हो सकता है। यह भारत का सौभाग्य है कि गांधी जैसा फकीर भारत में जन्म लिया। वह हाड़ मांस का बना हुआ अधनंगा फकीर, जिसको देखकर दुनिया आज भी चमत्कृत होती है, जिसके आत्मबल, जिसके चिंतन, जिसके इच्छा शक्ति, संघर्ष का क्षमता और उसके बौद्धिक कौशल में कूट कूट कर भरा सत्याग्रह अर्थात सत्य का आग्रह, जिसके आधार पर वह व्यक्ति ने विश्व पर राज करने वाला अंग्रेजी साम्राज्य को बिना कोई लाठी, बिना कोई भाल का भगा दिया। मात्र उस व्यक्ति ने अपने देशवासियों से सत्याग्रह के आधार पर समर्थन लिया। अब हम आ जाएं विषय वस्तु पर। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनके पिता करमचंद गांधी और माता
पुतलीबाई थी और ये पोरबंदर गुजरात में रहा करते थे। महात्मा गांधी के पिता उस समय काठियावाड़ की छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। दीवान से तात्पर्य है कि उस रियासत के वो प्रधानमंत्री थे और माता धार्मिक विचारों वाली गृहिणी थी। गांधी पर अपने माता के विचारों का गहरा प्रभाव था, इसलिए गांधी ने अपने माता को दिए वचन के अनुसार हमेशा शाकाहारी जीवन यापन किया। गांधी का अर्थ गुजराती भाषा में पंसारी होता है और बापू गुजराती भाषा में पिता को कहा जाता है। महात्मा गांधी अपनी मिडिल की पढ़ाई पोरबंदर से की और 1876 में उनका परिवार राजकोट आ गया, जहां से 1887 में मैट्रिक पास किए और 1883 में उनका विवाह कस्तूरबा मक्खन जी से हो गया। 1887 में मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने श्यामल दास महाविद्यालय भावनगर गुजरात में दाखिला ले लिया, परंतु एक सत्र बीत जाने के बाद उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। उनके परिवार वाले चाहते थे कि वह बैरिस्टर बने, क्योंकि वह अपने परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का था। इसलिए उनके पारिवारिक मित्रों ने सलाह दिया कि अगर मोहनदास लंदन से बैरिस्टर बन जाए तो आसानी से पोरबंदर के दीवान बन सकते हैं। इसलिए 1888 में मोहनदास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने चले गए और 3 साल बाद 1891 में मोहनदास इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर भारत वापस आ गए। इस प्रकार मोहनदास अब एक बैरिस्टर बन गया। मोहनदास जब इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, इसी बीच उनकी माता पुतलीबाई का देहावसान हो गया। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इंग्लैंड से भारत आने के बाद गांधी जी मुंबई में वकालत शुरू कर दी, परंतु उन्हें इस क्षेत्र में अच्छी सफलता नहीं मिली। तब 1893 में एक समझौते के तहत वह 1 साल के लिए भारतीय फर्म का केस लड़ने के लिए नेटाल दक्षिण अफ्रीका चले गए। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। दक्षिण अफ्रीका में अपनी चमड़ी के रंग की वजह से उन्हें बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार तो उन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग में ट्रेन के फर्स्ट क्लास में यात्रा करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वह पूरी रात स्टेशन पर ठंडक में बैठकर कांपते रहे और सोचते रहे कि क्या भारत लौट जाएं या अपने अधिकारों के लिए लड़ें। यात्रा किया और फिर इस घटना ने उनका जीवन बदल कर रख दिया और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय और अश्वेतों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और उनके हक के लिए लड़ा। 1894 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो दक्षिण अफ्रीका में है, और यह लड़ाई बहुत लंबी चली। कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। वहां जाकर ये प्रेस से पेपर निकालने लगे थे। वहां प्रेस पर पाबंदी लगा था। रात भर छुप के यह कार्य करना पड़ता था और फिर प्रेस पत्र को वितरण करना पड़ता था।
जगह जगह पहुंचाना पड़ता था ताकि एक जगह का समाचार दूसरी जगह तक पहुंच सके, ताकि सत्याग्रह का कार्यक्रम अंग्रेजों के खिलाफ, गुरु के खिलाफ समुचित रूप से हो सके। यह बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने। एक बार की घटना है जब उन पर लाठीचार्ज होने लगा, लेकिन वहां से हटे नहीं, बहुत पिटाई की गई। अंग्रेज यह सोच रहा था कि अगर इसको पिटाई करेंगे तो यह भाग जाएगा। उन्होंने जान देना उस समय भी अच्छा समझ रखा था, लेकिन इतनी पिटाई हुई कि पूरा शरीर छत बिछत हो गया, लेकिन गांधी जी बच गए। फिर अंग्रेजों के पास यह मैसेज चला गया कि भारत से एक ऐसा योद्धा यहाँ आ पहुंचा है जो सबों को जगा रहा है, और जहाँ अपना अंगदी पांव लगा देता है वहाँ अंगद की भांति खड़ा हो जाता है, न हटता है न डुलता है। और न ही अंग्रेजी शासन जो विश्व में राज कर रहा था उसमें इतना कुवत है जो उसके अंगदी पांव को डुला सके। खैर, बात चली, फिर वहाँ उन्होंने उसकी लड़ाई भी जीती। अब गांधी जी की चर्चा पूरे विश्व में हो रही थी। इसके बाद 21 साल के बाद, दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहने के बाद, गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को अपोलो बंदरगाह, जो अब मुंबई भारत, कस्तूरबा के साथ आ गए। वहां आने से पहले अंग्रेज को इस बात का ज्ञान हो गया था कि दक्षिण अफ्रीका से एक नौजवान आ रहा है जो बड़ा ही क्रांतिकारी है, और वहां अंग्रेज सरकार की चूल हिलाकर रख दिया है। इस बात से अंग्रेज यहां बड़ा भयभीत थे, वे उतरने नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन वो आए यहां, अंग्रेज अपने ढंग से हैंडल किया और बहुत सा भीड़ जुटने नहीं दिया। बावजूद कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता इनके स्वागत के लिए बंबई में उपस्थित था, हवाई अड्डा के पास। इस प्रकार से इनका भव्य स्वागत किया गया। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन दिवस को आज प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए क्या सम्मान दिया जाता है। जिस दिन को महात्मा गांधी का चरण भारत पर दक्षिण अफ्रीका से आकर पड़ा था, उस दिवस को भारत प्रवासी दिवस के रूप में मनाता है। 15 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण के कृषकों की स्थिति का जायजा लेने गांधी जी चंपारण आ गए। पुलिस अधीक्षक ने गांधी जी को जिला छोड़ने का निर्देश दे दिया। गांधी नहीं माने। अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होना था। भीड़ कोर्ट में काफी जमा हो गई थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने बिना जमानत गांधी जी को छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन गांधी जी ने कानून के अनुसार सजा की मांग की। उस समय मजिस्ट्रेट खुद को असहाय पा रहा था। अपने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व गांधी जी ने किया। अब उनका पहला उद्देश्य लोगों को सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों से परिचय करवाना था। स्वतंत्रता प्राप्त करने की पहली शर्त डर से स्वतंत्र होना था। 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया, जिसके खिलाफ 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। इसके तहत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी 78 साथियों के साथ पैदल चलकर 6 मार्च 1930 को दांडी पहुंचकर ब्रिटिश शासन के द्वारा निर्मित नमक कानून की अवज्ञा किया गया। 1931 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के बुलावे पर गांधी जी बंकिमगम पैलेस गए। वास्तव में 1931 में ये गांधी जी इंग्लैंड गोलमेज सम्मेलन में गए थे। लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए
तो इनको वहां का राजा बुलाया। वो देखना चाहता था कि आखिर ये गांधी है कैसा, क्योंकि गांधी की ख्याति तब तक पूरे विश्व में फैल चुकी थी। तब राजा जॉर्ज पंचम के बुलावे पर गांधी जी बंकिमगम पैलेस गए। गांधी अपनी चिर परिचित परिधान धोती पहने हुए थे, जिसे अंग्रेज लाइन क्लॉथ यानी लंगोट कहते हैं। इस पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा, मिस्टर गांधी जैसे राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील का अर्धनग्न हालत में वायसराय की महल की सीढ़ियां पर चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि से बराबर के स्तर पर बात करना बहुत खतरनाक और घृणास्पद था। यह था उस समय के प्रधानमंत्री चर्चिल का आवाज, चर्चिल का चिंतन। वो किस प्रकार से भारतीयों के विषय में चर्चिल सोचा करता था। अब थोड़ा हम गांधी के उपाधि के संदर्भ में आ जाएं। 1915 में गांधी को पहली बार महात्मा गांधी के नाम से राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने संबोधित किया। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि श्रद्धानंद ने 1915 में गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। फिर तीसरा मत यह है कि नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। खैर, गांधी जी अब महात्मा बन गए। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसी समय तमिलनाडु में रेल के सफर के दौरान गांधी जी ने पाया कि बहुत से गरीब लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वह पुराने कपड़े जलाकर खादी के नए कपड़े नहीं खरीद सकते हैं। जब गांधी उनसे बातें की तो कईयों ने कहा कि उनके लिए महंगा खादी खरीदना मुमकिन नहीं है। गांधी जी टोपी, पूरी धोती और कमीज पहने हुए थे। तब उन्होंने सोचा कि मैं अपने शरीर पर मौजूदा वस्त्र जो शरीर पर है उसको क्यों न त्याग दूं और खुद को इन लोगों के समकक्ष ले आके खड़ा कर दूं। अगले दिन मदुरई में कांग्रेस की बैठक के बाद गांधी जी ने इस पर अमल किया। तब उन्होंने 22 सितंबर 1921 को घोषणा की कि वह कम से कम 31 अक्टूबर तक केवल छोटी धोती या लाइन क्लॉथ ही पहनेंगे। उन्होंने ऐसा किया भी और 31 अक्टूबर 1921 को वह मियाद बढ़ाकर बेमियाद हो गया। मतलब यह कि 31 अक्टूबर 1921 को वह संकल्प ले लिए कि अब हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक अर्धनग्न अवस्था में रहेंगे, एक ही धोती आधा पहनेंगे और उसी से आधा शरीर को ढकेंगे। यह हमारे गांधी जी थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की सैनिकों के लिए गांधी जी का आशीर्वाद और शुभकामना के लिए रंगून रेडियो स्टेशन, रंगून जो अब बर्मा की राजधानी थी उस समय, वहां रंगून स्टेशन से 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। अब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाने लगे। गांधी जी की कथा बहुत लंबी है। इनके बारे में जितनी भी चर्चा किया जाए, गांधी जी की अर्थ नीति है, गांधी जी की शिक्षा नीति है, गांधी जी की व्यवसाय नीति है, गांधी जी की चिकित्सा नीति है, गांधी जी की स्वास्थ्य नीति है, गांधी जी की स्वच्छता नीति है। गांधी जी हर चीज पर अपना स्थिति रखते हैं। मैं गांधी की कुछ पुस्तकों से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। गांधी जी का सबसे उत्तम पुस्तक जो है वह है सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा महात्मा गांधी। ये गांधी जी के लिखी पुस्तक है, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इसलिए इस पुस्तक को, जिसमें उन्होंने सत्य के प्रयोग पर अपने जीवन के कई अनछुए पहलू की चर्चा किया है, इसको सबों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से ये रचनात्मक कार्यक्रम, ये गांधी जी की पुस्तक है जिसके संदर्भ में उन्होंने अपने कार्यक्रम की चर्चा की है। आरोग्य की पूंजी, इसमें इन्होंने
प्राकृतिक चिकित्सा की चर्चा की है कि ये कैसे कैसे हम जिएंगे जिससे हम आरोग्य रह सकते हैं, मेरा खान पान कैसा होगा। ये उनकी आरोग्य की पूंजी नामक पुस्तक है। ये उनका हिंद स्वराज, जिस पुस्तक की बहुत चर्चा होती है, हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। गांधी जी का जीवन उन्हीं के शब्दों में। यह पुस्तक भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम है। स्वेच्छा से स्वीकार हुई गरीबी। गांधी जी बहुत अमीर थे, एक ढंग से वो प्रधानमंत्री के ही बेटे थे, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से जिस गरीबी को स्वीकार किया उसके बारे में यह पुस्तक चर्चा करती है। चरित्र और राष्ट्र निर्माण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन उनके सभी कार्यकर्ता को गांधी की पुस्तक चरित्र और राष्ट्र निर्माण पढ़ने की आवश्यकता है। आज नरेंद्र मोदी के भी लोग अपने पंचनिष्ठा को भुला दिए हैं, इसलिए उनको कहना चाहिए संगठन के लोगों को कि चरित्र निर्माण जो गांधी की पुस्तक है और राष्ट्र निर्माण, उसको अवश्य पढ़ें। राम नाम, ये गांधी की पुस्तक है, इसको भी पढ़ना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ये गांधी की अच्छी पुस्तक है, ये भी सबों को पढ़नी चाहिए। फ्रॉम यरवदा मंदिर, ये गांधी की पुस्तक है, ये बहुत सुंदर है। की ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की चाबी। गांधीज लाइफ हिज ऑन वर्ड्स, नेचर क्योर, ये गांधी जी की रचित पुस्तक है। इस प्रकार से देखेंगे कैरेक्टर एंड नेशन बिल्डिंग, ये गांधी जी के द्वारा रचित सारी पुस्तक है। आप समझें, यह पुस्तक मेडिकल में एडमिशन के लिए महाराष्ट्र में एक पेपर पढ़ाई होता है और उसमें सभी पुस्तक उसमें है। इसमें जब तक क्वालिफाई नहीं होगा तब तक वहां एडमिशन नहीं होता है। इसलिए गांधी की जो पुस्तक है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उसको आचरण में लाने के लिए, अपने चारित्रिक स्वच्छता के लिए, अपने मानसिक दिवालियापन से हटने के लिए, अपने मानसिक स्वस्थता के लिए पढ़ना नित्यांत आवश्यक है। आज और भी महत्वपूर्ण हो जाता है यह गांधी का पुस्तक। कई लोग गांधी की बहुत आलोचना करते हैं, आलोचना के आधार पर सरकार भी चला लेते हैं, लेकिन यह गांधी ही है जिसके मूर्ति पर विश्व के समस्त नेता आके नतमस्तक होते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। यह गांधी नहीं, यह राष्ट्र का प्रतीक है। राष्ट्र के पिता तो हैं ही, विश्व में के भी वरिष्ठ से वरिष्ठ लीडर जब आते हैं, चाहे वह अंग्रेज ही अब क्यों नहीं हो, इंग्लिश मैन ही क्यों नहीं हो, वह भी आके गांधी के मूर्ति पर पुष्पांजलि करते हैं और बगैर पुष्पांजलि उनको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अब देखें, गांधी का व्यक्तित्व जो था वो सत्य, अहिंसा, प्राकृतिक चिकित्सा, शाकाहारी भोजन, सादगी, विश्वास और दूसरों को कहने से पहले खुद पर चरितार्थ करने के विश्वास पर आधारित था। यह था गांधी का सात्विक जीवन। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को बिरला हाउस नई दिल्ली में एक सिरफिरा नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। और जब चरण बंदन कर नमस्कार किया, फिर गांधी ने उस अवस्था में भी क्षमा उसको कर दिया और मरते समय गांधी जी ने आवाज दिया, हे राम। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें। और गांधी जी के कुछ अनकहे पहलू पर दूसरे दिन वीडियो बनेगा।